हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि अम्बस जी। रवि अम्बस जी का परिचय ये है कि ये भी एक फाउंडर मेंबर हैं हमारे इस एसोसिएशन के, और ये भी गवाह हैं उस समय का जब इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो अम्बस जी हाँ भाई, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली में ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थे, वहां से रिटायर किए हैं और उन्होंने बहुत काम किया है पुलिस रिसर्च को लेकर के। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ पुलिस पर्सनल के मेंटल हेल्थ के बारे में आप हम लोगों को बताएं। एक थोड़ा एक नया ग्रुप है, वो उस नए ग्रुप को हम आप एड्रेस कीजिए। इसलिए रवि अहमद जी को हमने वो आमंत्रित किया है और वो अब अपनी बात हम लोगों के सामने रखेंगे। डॉक्टर रवि अहमद जी। धन्यवाद सर। आपने मुझे जो विषय दिया था, ये विषय बड़ा अजीब सा मुझे लगता जा रहा था। पता चला हमने लिया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑफ पुलिस पर्सनल इन इंडिया। पता चला इसको तैयार करते करते मैं खुद स्ट्रेस में आ गया। कारण यह है कि जब मैंने इस विभाग को चुना था, उसके पहले मैं पुलिस को रिसर्च का सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाता था कि इसके ऊपर भी कोई रिसर्च हो सकती है क्या। इनके पास अपने पावर हैं या अपने ढंग से अपने काम कर सकते हैं, करते रहते हैं। लेकिन जब मैं इनके साथ काम करना शुरू किया, तब ऐसा लगा कि मैं इनके उसमें जो है एक सहानुभूति डेवलप होने लगी इनके प्रति, कि जिस ढंग से इनको सुविधाएं दी जाती हैं, जिस ढंग से इनके कार्य लिए जाते हैं, उससे लगता है कि इनके लिए जो अलग अलग तरह के संबोधन अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। और हमने जो इम्प्रेशन एक बना रखा है इस विभाग के लोगों के लिए, इन पुलिस कर्मियों के लिए, वो पूरी तरह से गलत है। मैं आपको एक अपने अनुभव बताता हूं। नॉर्मली हम ये कहते हैं, हम जो सुनते हैं हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में हम कहते हैं कि ये तो सही होगा ही। मैं एक बार छत्तीसगढ़ के सुकमा और जगदलपुर के एरिया में था, वहां एक स्टडी के लिए गया हुआ था। वहां पुलिस वालों से बात करने पे एक बड़ी अजीब चीज सामने आई। वो ये कि अगर वहां पर पुलिस वालों को ये रिपोर्ट आती है कि बच्चों के स्कूल में आग लग गई है, और वाकई लगी हुई है, या मंदिर में आग लग गई है और बहुत सी महिलाएं और छोटे बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, और हमें दिखाई देता है कि पुलिस वाला घंटों वहां नहीं पहुंचता, और हम ये मान के चलते हैं कि उनको खबर किया गया और खबर होने के 2 घंटे बाद वो आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? वो इतने जो है असहिष्णु क्यों हैं इतने? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, खबर मिलते ही उनको आ जाना चाहिए। जबकि उनका अपना कहना था कि ये आग जो है वो बच्चों को जलाने के लिए, या मंदिर में जो आग लगाई गई है वो वहां महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। ये किया गया है कि हमारे लिए जाने का एक ही रास्ता है, हम उसी रास्ते से जाएंगे, और
जो वहां पर घात लगा के बैठे होंगे और इस तरह के जो वो हैं नक्सलवाद वगैरह के लोग, उनका उद्देश्य पुलिस के ऊपर हमला करने का एक ही होता है, पुलिस के हथियार छीनना। तो वो ये मान के चलते हैं और होता भी यही है कि वो रास्ते में घात लगा के बैठे हुए हैं हमारे हथियार छीनने के लिए, इसलिए हम जो है घंटे भर बाद जब वो समझ जाएंगे कि लगता है पुलिस वाले नहीं आएंगे, तब हम निकलते हैं। तो इससे हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे हथियार भी बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, बहुत महंगे हैं। हम उसको खोना नहीं चाहते। एक तो बड़ी मुश्किल से उनको मिलते हैं। तो इस तरह से जो पुलिस वालों की स्थिति है, वो इमेज हम कितनों भी बनाने की कोशिश करें, कम्युनिटी साइकोलॉजी के नाम पे या जिस भी नाम पे हम बड़ी कोशिश करते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वगैरह और पता नहीं क्या क्या उनको ट्रेनिंग में देते रहते हैं, लेकिन सही में फील्ड में आके वो सब धरा का धरा रह जाता है। अब मैं पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी बात कर लूं। जो नियम पुलिस है, 1861 का कानून है पुलिस का, हम सब लोग उसी के बारे में जानते हैं। दूसरे कानून के बारे में हम जानते ही नहीं, जनरल पब्लिक उनके ऊपर कोई जानकारी नहीं। वो वो ये है मॉडल पुलिस एक्ट 2006। ये यहाँ बनाया गया है और उसके बाद हर स्टेट को दिया गया कि वो अपने ढंग से इसमें मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर ले। और कोशिश की गई, पहले तो उनकी ओर से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिला। अंत में उनको जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम होती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, एमपीएफ स्कीम, उसमें बहुत से पैसे उनको मिलते हैं अपने पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। जब उसको देना बंद करने की बात कही गई, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट किया, बहुत सी जगहों पे केवल नोटिफाई ही हुआ है, प्रॉपरली वो हुआ भी नहीं है। तो इस तरह से वो 1861 वाला ही सही माने में चल रहा है। शुरू शुरू में सरदार पटेल जी ने जो पुलिस के बारे में कहा, वो जरा मैं आपको बताऊं। Police is the responsibility to maintain the prestige of the government and protect the honor of the citizens. It is not enough if you only detect crime and bring offenders to book. You must also try to win the affection of the people. A police officer or policeman who loses his head in handling a situation is not fit to be a member of the police force. मतलब हर हालत में आपको अपने जनता की डिग्निटी बनाए रखनी है, क्राइम को कंट्रोल करना है, और अगर उसमें आपकी जान जाती है तो ये आपके लिए एक निगेटिव एस्पेक्ट होगा। ये होना नहीं चाहिए। ये उन्होंने उम्मीद की थी, ये अपेक्षा की थी सामान्य पुलिस वालों से। और इसी तरह से जितने भी हमारे एक्ट्स हैं 1861 का या 2006 का, ये दोनों पुलिस फोर्स के लिए जो काम बताए जाते हैं, वो बहुत ही ऐसे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के लिए कोई फिक्स कानून, फिक्स कार्य क्षेत्र है ही नहीं। जैसे आप में से अधिकांश अध्यापक हैं, आपका काम अध्यापन करना, रिसर्च करना, मतलब पठन पाठन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन एक पुलिस वाले का काम आप जरा सोचिए,
हमने बिजली का बिल नहीं दिया। बिजली विभाग वाले लोग हमारे घर आते हैं, हम दंगा करते हैं, तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। या कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है, उनको पहले से अंदाजा रहता है कि इस क्षेत्र में हमारे साथ मारपीट होगी, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर का अभी किसानों ने आंदोलन किया। अब किसान बिल का पुलिस से क्या लेना-देना? लेकिन अब उसमें स्थिति ये है कि बहुत से पुलिस वाले खुद भी किसान हैं। हो सकता है उनकी सिम्पैथी उन किसानों के साथ हो, लेकिन उनके अगेंस्ट वहाँ खड़ा होना है उनको। तीसरी स्थिति आप देखें, प्रजातंत्र है, चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है। आज जिस आदमी की हम सुरक्षा कर रहे थे, कल उसी आदमी के खिलाफ हम लाठी लेके खड़े हैं। ये दुविधा की स्थिति ऐसी है कि हम कायदे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो स्ट्रेस की बात की जाती है, उस पे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब उनको कोई सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, मैं सुविधाओं के बारे में भी अभी बात करूँगा कि उनको जो सुविधा मिलती है, वो भी आप देख लें। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में 2 2 तरह के स्ट्रेस आते हैं। एक तो ऑपरेशनल स्ट्रेस और ऑपरेशनल फैक्टर्स और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑपरेशनल फैक्टर्स जो उसके काम करते हुए जो जिस तरह के परेशानियाँ आती हैं, वो हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कुछ ऐसा होता है, जिसमें हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस तरह से वो है। उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और ये ऑपरेशनल स्ट्रेस के बारे में जो स्टडीज़ हुई हैं, वो ये कहती हैं कि ऑपरेशनल स्ट्रेस इज़ मोर इन यंगर ऑफिसर्स because most of the youngers are in their initial years of police service. Operational and organizational stress were higher among lower rank officials because these officials are directly dealing with the public and involved in crime investigation and law and order maintenance. इसी तरह से operational stress is more in females rather than males due to their multiple roles at home as well as workplace. इस तरह की बात की गई है। मैंने देखा कि बहुत सी स्टडीज मेंटल हेल्थ पे, स्ट्रेस पे बहुत हुई हैं। मैंने एक जर्नल की कॉपी, एक वॉल्यूम मैंने ईमेल पे रामजन्म सर को भेजा भी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक ये जर्नल जो निकालते हैं, इंडियन पुलिस जर्नल, वो एक वॉल्यूम उन्होंने उसी पे डेडिकेट किया हुआ है। और उसके अलावा और भी स्टडीज होती रहती हैं। तो इस तरह से मैं उनके मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप बताएं मुझे उनकी जो समस्या है। मैं केवल उन जो स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रेसर्स, मैं केवल उसकी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आप मुझे या और लोगों को राय दे सकें इस विभाग को कि वो कैसे अपना कंट्रोल करें। क्योंकि ट्रेनिंग उनको होती है, ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, बाकी और ट्रेनिंग तो होती ही है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता। वो ट्रेनिंग लेके आते हैं, बाहर सिचुएशन फिर वही होती है। वो
अपना उसी ढंग से काम करते हैं जिस ढंग से कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पहली बात तो ये करूंगा कि पुलिस के 3 पार्ट बेसिकली होते हैं। कांस्टेबल, जिसका काम है केवल आदेश का पालन करना। वो आदेश एक सिस्टम है, उसको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर देंगे। सीनियर ऑफिसर कांस्टेबल को नॉर्मली कम देते हैं। दूसरा इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। जैसा पुलिस स्टेशन हुआ तो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर में से कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ का नाम के पद पे रहता है, जो सारी चीजें देखता है। उसकी ड्यूटीज में आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, रजिस्टर ऑफ एफआईआर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये बेसिकली 3 काम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के, जो मिडिल रेंज का ऑफिसर है, उसके उस पर आता है। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर जो आते हैं नॉर्मली स्टेट पुलिस सर्विस के या ऑल इंडिया सर्विस के, उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। इन दोनों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपना रखना होता है। ये पुलिस के बेसिकली वो हैं। और उसके अलावा बहुत से विभाग पुलिस के उसमें होते हैं। वो रेलवे पुलिस भी है, उसके बाद आपका इन्वेस्ट जो इंटेलिजेंस के लिए अलग पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ अलग स्पेशलाइज्ड पुलिस है। तो इस तरह से ये सारे हैं। पुलिस दो भागों में होती है, दो क्या 3 भागों में कह लीजिए। एक तो स्टेट पुलिस फोर्स होती है जिसका कंट्रोल स्टेट के पास होता है। दूसरा जो है सीपीओज होती है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बीएसएफ, सीएएसएफ, उसके साथ साथ जो हमारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनसीआरबी, और इस तरह के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सीपीओज में आते हैं। और थोड़ा सा इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स करके एक अलग दिया हुआ है, जिसमें जितने जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जैसे केएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उसमें रखते हैं। तो इस तरह से पुलिस का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है वो ये है। अब मैं दूसरी चीज जो इनकी सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करूंगा। पुलिस की स्ट्रेंथ क्या है हमारे यहाँ? यूनाइटेड नेशंस ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो 222 पर लाख पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ है 152। और स्टडीज में ये क्लियर हो चुका है कि जैसे जैसे पुलिस के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे पुलिस की फंक्शनिंग भी अच्छी दिखाई देगी। हम सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं विदेशों की कि वहाँ तो पुलिस दिखाई नहीं देती है, वहाँ तो हम हर चीज मॉनिटर मशीन से हो रहा है। लेकिन उन सब के यहाँ स्टडीज यही बताती हैं कि स्ट्रेंथ जब ज्यादा होती है तो नॉर्मलसी की ओर हम ज्यादा रहते हैं, और स्ट्रेंथ कम होने पे ये स्थिति थोड़ी भयावह होती जाती है। और आप देखें 222 और 152 का डिफरेंस है। इनकी वर्किंग आवर के बारे में एक बड़ा अजीब सा वो है। बहुत लोग ये कहते हैं
11 घंटे पर डे इनकी ड्यूटी होती है। ये स्टडीज बता रही हैं 11 घंटे पर डे इनकी ड्यूटी है। और जो एसएचओस वगैरह का वर्जन है, एसएचओस वगैरह ये कहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स लगभग 14 घंटे वर्क ड्यूटी देते हैं पर डे। और पुलिस स्टेशन स्टाफ में से 73% का ये कहना है कि हमें महीने में वीकली ऑफ भी कभी कभी मिलता है या नहीं मिलता है। उनका वीकली ऑफ नहीं। और उसका कारण यह है कि जो हमारा 1861 का कानून है, उस कानून में लिखा हुआ है पुलिस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अब जब ये लिखा हुआ है तो मॉडिफाई करते रहिए कितनों भी, वो जो एसेंस है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी एक स्टडी, एक कैलकुलेशन किया गया था कि इनकी शिफ्ट ड्यूटी की जाए। 8 घंटे की नॉर्मली जो शिफ्ट ड्यूटी होती है वो किया जाए। पता चला लगभग 5 लाख के आसपास ये जो है वैकेंसी फुल करनी पड़ेगी, तब जाके हम शिफ्ट ड्यूटी कर पाएंगे, जो हमारे लिए संभव नहीं। और इसीलिए उस स्टडी में बाद में रिकमेंड किया गया, ठीक है 12 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट में करवाई, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी। अब चीज ये है कि उनका कोई वर्किंग आवर नहीं है, 24 आवर वो अपनी ड्यूटी पे। इसी ढंग से दूसरी चीज उनकी हाउसिंग की है। लगभग 33% लोगों को ही हाउसिंग फैसिलिटी मिली है, और वो हाउसिंग में भी फैमिली क्वार्टर के साथ साथ बैरक्स भी काउंट हो रहे हैं। अधिकांश लोग बैरक में रह रहे हैं। और कुछ लोग अपना इधर उधर आसपास मकानों में रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अधिकांश लोग बैरक में हैं। हाउसिंग फैसिलिटी 33% के पास ही है, जिसको फैमिली हाउसिंग हम कहते हैं। ये तो पुलिस पर्सनल की बात हो। अब जरा पुलिस स्टेशन की स्थिति आप देख लें। पता नहीं आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा या नहीं किया, मैंने तो किया है। एक पुलिस स्टेशन पे मैं अपना किसी सामान की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने गया, तो उन्होंने कहा कागज पे लिख के ले आइए। मैंने कहा ठीक है, एक सादा कागज दे दो। कहते मेरे पास नहीं है कागज, आप बाहर से खरीद लो या ले लो। अब वो इस कमी को पूरा करने के लिए पता चला सामने जो चाय वाला है वो A4 साइज का एक पेपर 5 रुपए में दे रहा है। वो अपनी अपनी कमाई उसने शुरू कर दिया साथ में। तो इस तरह से बहुत तरह की असुविधाएं हैं, बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं। अब जैसे आज ये होता है कि हर जगह हम टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, टेलीफोन है। लगभग 350 पुलिस स्टेशन पे टेलीफोन नहीं है। 100 पुलिस स्टेशन पे
वायरलेस सेट नहीं है और 50 पुलिस स्टेशन पे ये दोनों है। सीयूजी नंबर बांटे गए हैं, सीयूजी नंबर भी सभी के पास नहीं है, केवल ऑफिसर्स के पास। इसी ढंग से फोरेंसिक लैब की फैसिलिटी बहुत से लोगों स्टेट में लगभग नहीं के बराबर। आपके यूपी में आगरा फोरेंसिक लैब है, वहां लोड इतना ज्यादा है कि आप इंतजार करते रहिए रिपोर्ट आने का। इसी ढंग से कुछ लखनऊ में भी शुरू हुआ है। लखनऊ की एक ब्रांच यहाँ गाजियाबाद में भी शुरू की गई है। गाजियाबाद में केवल अभी ऑफिस ही है, फंक्शनल नहीं। तो इस तरह से अभी बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट दिया 2014 में, और उन्होंने स्मार्ट को एब्रिविएशन की तरह यूज करते हुए ये बताया, एस से स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम से मॉडर्न एंड मोबाइल, ए से अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर से रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, और टी से टेक्नो सेवी एंड ट्रेन। 2014 में जब ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस हुआ था तो उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट, काम हो रहा है इस पे, लेकिन जैसा सरकारी तंत्र है, अब आपको सरकारी तंत्र भी बता दूं मैं, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए हम आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से लड़े जा रहे हैं। पहला पुलिस कमीशन आया बिठाया गया था 1857, और उसने एक छोटा सा काम किया था। 1861 में जो पुलिस एक्ट है वो बनाया था। उसके बाद उस 61 के एक्ट बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में जो परेशानियां हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए 1902 में सेकंड पुलिस कमीशन बैठाया गया। उसके बाद बहुत से, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत से स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने ओर से पुलिस रिफॉर्म कमीशन कमेटी बैठाई, जिसमें 1959 से लेकर 1971 तक केरला, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, इन लोगों ने अपनी अपनी कमेटीज बनाई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1971 में गोरे कमेटी बनाई, जिसने पुलिस ट्रेनिंग पे काम किया। उसके बाद 1977 से लेके 81 तक नेशनल पुलिस कमीशन बैठा, जिसने 8 वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट दी। ये इतने कमीशन कमेटी बैठे, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट बहुत ही एग्जॉस्टिव है, और पुलिस से संबंधित कोई भी समस्या
का समाधान उसमें मिल जाता है। जब भी हमें कोई ऐसी स्थिति आती थी, कोई सजेशन किसी को देना होता था या गवर्नमेंट की ओर से भी कोई मांगा जाता था, तो हमारी ओर से रिकमेंडेशन उसी में से निकाल के, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है। लेकिन ये जितने भी कमीशंस और कमेटीज बिठाए गए, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। जो इसके जो मेन क्रक्स हैं, मेन रिकमेंडेशंस थे, उनमें से किसी को भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में 1996 को एक पीआईएल डाला। वो इसको नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे। लगभग 10 साल में उसका जजमेंट आया। 2006 में उसका जजमेंट आया और उस जजमेंट के आने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी बिठाई गई, रिबेरो कमेटी। मिनिस्ट्री की ओर से एक कमेटी बनाई गई, पद्मनाभैया कमेटी 2000 में, मलीमत कमेटी 2003। ये सब ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं किया। सबके रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सही माने में ये आप कह सकते हैं कि विल पावर की कमी है हमारे यहाँ। ओके। अब चीज ये है, मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं उसके बारे में नटशेल में बताना चाहूंगा कि, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम ध्यान से देखें और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, तो मेरी समझ से जो हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, ऑपरेशनल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी। ये एक शुरुआत होगी अगर इसको हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का काम ये होगा कि स्टेट के डीजी का अपॉइंटमेंट, उनका सिलेक्शन करना, और उसके लिए एक कमेटी बना के सीनियर पुलिस ऑफिसर 4 लोगों की कमेटी बनेगी और वो आइडेंटिफाई करके नाम यूपीएससी को भेजेंगे और यूपीएससी अपना रिकमेंड करेंगे। दूसरा जो रिकमेंडेशन था उनका, मिनिमम टेन्योर, डीजी का टेन्योर मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, जिसको भी आप डीजी बना रहे हैं। अब वो कुछ लोगों को संदेह था कि अगर वो आदमी का टेन्योर 3 साल बचा ही नहीं है सर्विस का, इसका मतलब वो डीजी नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सुपरिंटेंडेंट, डेट ऑफ सुपरिंटेंडेंट, अगर उसको बनाया जाता है, यूपीएससी रिकमेंड करती है, तो वो मिनिमम 3 साल के लिए रहेगा। इसी ढंग से एक ये तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन हो गया, जो स्टेट के डीजीज का को रिकमेंड करेगा।
इसी ढंग से नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डीजीज का नॉमिनेशन करेगा जो यूपीएससी रिकमेंड करेगी, और इन सभी में डीजीज के लिए ये 3 साल का वो है। उसके बाद जो ऑपरेशनल ड्यूटी पे जो ऑफिसर्स हैं उनको मिनिमम 2 साल के लिए ड्यूटी पे रखा जाएगा। मिनिमम टेन्योर उनका 2 साल का होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब थाने में एसएचओ की ड्यूटी है, एसएचओ साहब आ जाए और कल उनको दूसरी जगह ट्रांसफर दे दिया, एक हफ्ते बाद उनको तीसरी जगह ट्रांसफर दे दिया, ऐसा नहीं। कम से कम उनको 2 साल के लिए अगर देना है तो। और इसको मॉनिटर करने के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के गठन की बात की गई, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन इन सारी चीजों को देखेगा। क्योंकि इन सभी का उद्देश्य जो था, जो ये रिकमेंडेशन थे, उसका उद्देश्य यही था कि पॉलिटिकल प्रेशर की बात जो हमेशा कही जाती है, उससे इन पुलिस वालों को बचाना, कि वो, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेसर उनका यही है। वो कुछ भी करने जाते थे तो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, इसको ऐसा नहीं है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक एक अथॉरिटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो पुलिस के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट आ रहे हैं उनको देखना, उनको इन्वेस्टिगेट करना कि प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि बहुत से फिक्टिशियस आते हैं। अभी आज ही आपने देखा है, न्यूज़ पढ़ा होगा, मैं दूसरे विभाग की बात कर रहा हूँ, कल परसों से बड़ी चर्चा में है कि डॉक्टर ने मौसमी का जूस इंजेक्ट कर दिया पेशेंट को, उसके प्लेटलेट कम हो रहे थे, उसको ठीक करने के लिए। और आज रिपोर्ट आई कि नहीं, वो ये खबर एकदम से गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं होती, कुछ और चीजें थी जिसके कारण पेशेंट की डेथ हुई। तो बहुत तरह के कंप्लेंट आते हैं, तो केवल कंप्लेंट को देख के, एक सबसे बड़ी समस्या पुलिस विभाग में ये होती है कि अगर उस अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ गया तो उसको तो बड़ा गंभीरता से ले लेते हैं ऊपर के अधिकारी, जो क्योंकि सभी इस फिराक में लगे रहते हैं कि इसको नीचा दिखाना है, इसको वो करना है। और अगर आपने कंप्लेन कर दिया किसी चीज का, जैसे कई जगह कई बार आपने सुना होगा कि उनको मेस में ठीक से खाना नहीं मिला, इसकी बात उन्होंने उठाई, पता चला उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, तो उनको इस स्थिति में रखा जाता है कि वो अपनी बात भी ठीक से न कह सकें। वो ये माना जाता है कि सब कुछ सामान्य है, ये किसी और मकसद से इस तरह की बात कर रहा है, ये इनडिसिप्लिन की बात कर रहा है। और लास्ट में जो एक रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट का था, वो एक बहुत ही यूनिक वो है, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। दोनों को दो अलग एंटिटी माना है उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ये दोनों के लिए वो कहते हैं कि अलग अलग पुलिस फोर्स हो, जिसकी ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन में हो, उसकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर में ना हो। हाँ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन नॉर्मल डेज में
वो इस तरह से काम करें। अब यहाँ पे एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो मैं खुद ही कर रहा था। ड्यूटी आवर्स का, ड्यूटी आवर्स मतलब मैन पावर के बारे में, इंडिविजुअल केस को लेके वो कितना टाइम लगाता है। सॉरी, नॉर्मली हम कोई ना कोई एक बेस लाइन अपनी बनाएंगे कि कैसे वो होगा। तो होता क्या है कि पुलिस स्टेशन पे जब भी कोई कांस्टेबल या इंस्पेक्टर जो भी है ड्यूटी पे वो आता है, तो उसमें वहां पे एक रोजनामचा होता है। वहां वो अपना टाइम लिखता है कि उसने थाने में एंट्री की। उसके बाद किसी भी काम से वो बाहर जाता है, वो फिर टाइम देता है थाने से गए। अब आप देखें, कहीं दंगा हुआ है, मारपीट हुई है, वो थाने से निकला, निकलते समय उसने अपने टाइमिंग नोट की, वो वहां गया। थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब का फोन आता है कि भाई वहां पे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से आ जाओ थाने पे, वहां जाना है। तो वहां का सारा काम करके, सारा काम मतलब केवल लोगों को शांत कर, सारा काम केवल यही नहीं होता है। लोगों को शांत करके समझा बुझा के वो भागा हुआ आता है थाने में, एंटर किया, उसने अपनी एंट्री लिखी और उसके बाद दूसरे केस के लिए वो चल पड़ा। अब हम एज ए रिसर्चर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पहला जो केस है उसमें हम तो उतना ही टाइम मानेंगे ना, जिस टाइम वो गया और जिस टाइम वो आया, इतना ही टाइम लगा ये मान लिया हमने, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब वो जो उसकी रिपोर्टिंग है पहले वाले केस की, वो रिपोर्टिंग कब कर रहा है, जब वो खाली होता है या घर जा रहा है, जाता है, तो वहां बैठ के उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, जो उसका मेन काम, और उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें इसी ढंग से जो ये कहा गया है पुलिस ऑफिसर 24 आवर ड्यूटी है, तो जो ऑफिसर्स हैं उनके घर पे भी ऑफिस लगता है, उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास ये होगा, उनके पास ऑर्डरली होगा, सब कुछ होगा, वो वहां पे ड्यूटी देता है। और आप सब लोग जानते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, 3 की जरूरत है, 5 वहां लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। तो इस तरह से जो इतने रिकमेंडेशंस, इतने कमीशंस, कमिटीज के रिपोर्ट्स, वो गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रही है, जिसके लिए मैंने कहा कि शायद विल पावर की कमी, और उसको कई तरफ से रोकने मतलब समझने समझाने की कोशिश भी की जाती है। अब जैसे जो है स्टेट के ऊपर प्रेशर डाला गया
कि एमपीएफ स्कीम जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम है उसके में पैसा अगर लेना है तो क्या करना है, आप एक पॉलिसी है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने यहाँ, वो उसको कंपलसरी कर लें तो एमपीएफ स्कीम से ले लें। मॉडल पुलिस एक्ट को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लें तो ये पैसा ले लें। उसका कार्ड उन लोगों ने निकाल लिया है कि नोटिफाई कर देते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि ये कानून लागू, लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है और एमपीएफ स्कीम से पैसे दिए जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन फंड जो है इसकी भी बड़ी अजीब सी कहानी है। उत्तर प्रदेश की जरूरत है, मान लीजिए, क्योंकि बड़ा स्टेट है, रिक्वायरमेंट उनकी दूसरी अलग तरह की है, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है, तो अब पता चलेगा उसके देखा देखी मिजोरम वाला कहता है हम तो पीछे रहें, हमें भी दे दो। तो वो एक, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो एक मार्केट लिस्ट बनाते हैं, मार्केटिंग की शॉपिंग लिस्ट, वो उस ढंग से वो होता जा रहा है धीरे धीरे। प्रॉपरली हम मतलब हमारे फोर्स के लोग ऑफिसर्स जो हैं वो उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि इस सामान की जरूरत हमें कितनी है। वहां भी पॉलिटिकल दांव पे चलते रहते हैं, तो भाई वो हैं उनको कर दो, कर वहां हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इस तरह से। तो मैंने जो बात कही आपको, आप सबको, ये सब स्ट्रेसर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि तीन तरह की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की होती है, जिसमें से एक तो टेंशन की है, उसमें कोई भी काम आपका हो नहीं सकता है, नॉर्मल सी है नहीं, उठापटक की स्थिति है, सारे पुलिस फोर्स उसमें लगे हुए हैं। और तीसरा जो है वो पीस की पोजीशन होती है, शांति की बात है। जब माहौल शांत रहता है उसी समय हम बड़े बड़े आइडियाज लेके घूमते रहते हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसे होना चाहिए। अब देखें कि यहाँ सेंटर में हम लोग बैठे हैं, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ बैठ के हम तो ये समझ रहे हैं कि हमने जो कहा, जो मांगा, वो स्टेट वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला हमें क्यों नहीं दे रहा है, हमें देना चाहिए, उसे देना चाहिए हमें। और वहाँ का जो ऑफिसर है उसका उसकी प्रायोरिटी अलग है। पता चला हमने कहा कि एक हफ्ते में ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, उसे एक हफ्ते में उसके यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा लगा हुआ है, उसके डीजी का दौरा डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, वो उसको करे या हमारा काम करे। हमारा काम वो बाद में भी कर सकता है, क्योंकि हमारे काम से उस वहाँ आग नहीं लगने वाली है। तो इस तरह के रिसर्च के काम या ट्रेनिंग के काम नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग दी नहीं जाती है ठीक से। अब आप ये बताइए, जब स्ट्रेंथ हमारी कम है तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, उस ट्रेनिंग में आते कितने हैं? वही आते हैं जो पता चला प्रॉपरली जिनकी ड्यूटी नहीं है, जो खाली हैं, वो वही लोग ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी ढंग से एक आपके कम्युनिटी पुलिसिंग
की बात हमेशा होती है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत बढ़िया हथियार है, लेकिन वो प्रॉपरली नोटिफाई नहीं होता। अब जैसे एक अधिकारी पहुंचे, एक एसपी साहब पहुंचे, उनको कोई एक अच्छी चीज लगी कि जितने भी हमारे एरिया में थाने हैं उनके साथ साथ एक एक बीच बना दो, और वो बीच वाला जो है जितने सीनियर सिटीजन आसपास रह रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहेगा, और जाके हफ्ते में, महीने में उनको उनका हालचाल लेता रहेगा, पूछता रहेगा उनके बारे में। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन वो कहीं भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया वो काम। वो अधिकारी ट्रांसफर हुए, दूसरे आए, उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी, उनका काम करने का ढंग अलग है, उन्होंने कहा ये बेकार की चीज है, इस ढंग से करो। तो इस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग की बात हमेशा हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसको नियम के उसमें कहीं बांधा नहीं गया है, कहीं व्यवस्था में सब पार्ट नहीं होता, वो व्यक्तिगत की एक जिम्मेदारी बनी रहती है। वो है तो चल रहा है, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये जितने भी स्ट्रेसर्स हैं, अब मेरी समझ में नहीं आता कि इतने स्ट्रेसर्स होने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात उनके किस काम, उनको कैसे समझाया जाए कि जब वो पता चलता है उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, जब कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि जब से मोबाइल आया है तब से हमारे फोर्स में समस्याएं बढ़ गई हैं। पहले वो नहीं आ नहीं पाते थे, वो खबर उनके घर से, गांव से आ नहीं पाती थी। अब तो वहां घटना हुई और यहाँ खबर आ गई और ये छुट्टी के लिए दौड़ने लगा। तो जो भी स्थिति है, समय पे वो अपने घर नहीं जा सकता, त्योहार में अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, और ये सारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो उसको कैसे वो किया जाए जिससे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात उनसे की जाए। तो आप लोगों से यही राय लेना चाहूंगा कि आप इस विषय पे बात करें, क्योंकि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण बहुत से एकेडमिशियंस हम लोग के साथ जुड़े रहे, काम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन लास्ट में उसके रिकमेंडेशन में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है कि उसके इम्प्लीमेंट करने से कुछ हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी निराशा होती है मुझे कि कैसे उनके लिए कैसे काम किया जाए। अब इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पेशेंस, मैंने बहुत, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर रामदास जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से पुलिस के स्ट्रेस को आपने रेखांकित किया। अब मैं चाहूंगा कि कुछ ऑब्जर्वेशन, सजेशंस अगर आए तो अच्छी बात है। सजेशंस आर इनवाइटेड। महाराज सर, ओके। अम्बस जी का एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबा संबंध रहा है एज साइकोलॉजिस्ट, तो उनके अनुभवों में उस कंटेक्स्ट में हम लोग जोड़ने के हाल में कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं उस वर्क कंडीशन के बारे में उसके साथ सहमति व्यक्त की जाए, और जो चिंता अंत में व्यक्त किया उसके साथ भी खड़े रहा जाए।
उसको भी अपने साथ हम लोग साझा करें। मैं शुरू का 10-15 मिनट का आपका नहीं सुन पाया, शर्मा जी का भी बात का थोड़ा पार्ट नहीं सुन पाया, बीच में कुछ गेस्ट आ गए तो यहाँ ऑन रख करके उधर जाना पड़ गया। लेकिन आपकी बातें जब चल रही थी तो एक सेंटेंस याद आया कि ये कहा जाता है कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट इफ यू डोंट हैव मनी इट कैन कॉज यू स्ट्रेस, वरी, वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। बहुत पैसा हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश तो नहीं है। ये पैसे का अभाव एक जेन्युइन प्रश्न है। दाल रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए पैसे की जरूरत है और उसके अभाव में पीड़ा होनी लाजमी। ठीक वही बात मुझे यहाँ लगती है और उसी क्रम में मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया था कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ को उसके कंटेक्स्ट से अलग कंसिडर करने की कोई गुंजाइश नहीं। हम केवल बिहेवियरिस्ट मॉडल में नहीं देख सकते हैं। लॉन्ग एगो कुर्ट लेविन ने जो एनवायरनमेंट के महत्व को एम्फेसाइज किया था और आगे चल करके हम लोग बीच बीच में भूल जाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के महत्व को तो रिकॉग्नाइज करना ही होगा। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारा लिविंग का एनवायरनमेंट, कोई सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है, आसपास में कैसा माहौल है, उससे अफेक्टेड होंगे। कहीं वर्क करते हैं, वर्क कंडीशंस हैं, उसका असर पड़ेगा। हम आप सभी टीचर्स रहे हैं, तो डॉक्टर लाल साहब जो हैं कुशीनगर में रहे हैं, बुद्ध की शरण में रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ रहा हूँ और अम्बस जी जहाँ बलिया में शुरुआत किए थे, कि मुझे आपके उस कॉलेज में एक बार आपके रहते हुए, एक बार आपके बाद या पहले जाना हुआ था। सुबह 5-6 बजे गाजीपुर से चल करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोपहर का 2 बज जाता था। और फिर एक बार का याद है, पता नहीं आप वाला पीरियड था या उसके बाद वाला था, कि 2-3 स्टूडेंट्स वो साइकिल लेकर के आए थे, तो उनकी साइकिल पर बैठ करके कॉलेज तक हो पाता था। और तो अब वो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप काम करते हैं। हमारी जो भी कंटेक्स्ट है, वर्क की कंडीशन विद इन वर्क है, वर्क का एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट है, तो उससे अलग होकर के तो हम रह नहीं सकते। उसी तरीके से हमारा सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, कोविड का पीरियड बीता या शहरों में रह रहे हैं, शोर का, पॉल्यूशन का, ये जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो सर्टेनली हमारे हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला है। और जो हेल्थ की डेफिनेशन में है वो बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल वेलबींग, कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता। ये कहना कि इसका असर उस पर, उसका असर इस पर, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये मानता हूं बिल्कुल इतना गहराई के साथ जुड़ा हुआ है कि एक का असर दूसरे पर पड़ेगा। आप पुलिस फोर्सेस के बीच में रहे हैं, वहां तो आपने रिसर्च किया और उसके बारे में तो बात भी कर रहे हैं। इक्वली स्ट्रॉन्ग हमारा मेन लाइन फोर्स आर्मी वाला है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां के बारे में तो बाहर बात ही नहीं की जा सकती। वो तो ऐसी डिसिप्लिन में चलने की बात होती है कि उसके बारे में तो बाहर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उसमें रिफॉर्म, वहां रिफॉर्म की कोई बात भी नहीं हो सकती। और हर थोड़े दिन के बाद ये बात आती है कि एक एम्प्लॉय ने छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिला, उसने अपने आप को शूट कर लिया, या उसने अपने अधिकारी को शूट कर दिया जिसने छुट्टी देने से मना किया। तो दुर्भाग्य ये है कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और
उसके बिना, उसकी पॉलिसीज, उसकी लीडरशिप के बिना रिक्वायर्ड चेंजेस भी नहीं हो सकते हैं। हम बार बार उनसे अपील करते रह सकते हैं और कभी कभार अब तो समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट भी हेल्पलेस दिखता है। वो ऑर्डर्स करता है और ऑर्डर्स इंटरटेन नहीं होते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। न वही अभी तो रिफॉर्म के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अब वो जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो तो बहुत फायदा मिल सकता है, तो लेकिन करने की अपने यहाँ रिकमेंडेशंस की कमिटीज ने सीरियसली सोच करके बार बार बहुत सारी टॉपिक पर रिकमेंडेशंस तो दी है। वो सब केवल कभी आर्काइव में से निकाल करके, जैसे आप कह रहे थे कि सजेशन मांगता है तो उसी में से निकाल करके दे देते हैं, तो वो आर्काइव मटेरियल हो जाता है। बस वो क्योंकि जब हम कमीशंस बनाते ही हैं तो पर्पज ही यही होता है कि इशू को टाल, इसको दफन करना है तो उस पर एक कमीशन बना दो। कुछ महीने के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि जहां कभी कहीं भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कंटेक्स्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है। बहुत सारे मॉडिफिकेशन के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, वो तो हम आप नहीं कर सकते। बट एज कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, जहां हम लोगों के तौर तरीके में, अप्रोच में अंतर ला करके कुछ नहीं है तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑफिस में वर्क कंडीशन में एटलीस्ट जो हमारा ऑफिसर है वो ह्यूमन बीइंग की तरह से इम्पैथी को ही प्रैक्टिस कर ले तो उतने से ही ये लगेगा समझते तो हैं, इनकी मजबूरी है, हमें छुट्टी चाहिए। हमारा ऑफिसर ब्लंट नहीं है, वो समझता है कि हमें छुट्टी चाहिए और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी लाचार है वैसे ही जैसे कि हम लाचार हैं, क्योंकि उसे भी पूरे थाने को चलाना है 3 आदमी से, तो वो छुट्टी कैसे दे दे। ये कंडीशंस हैं। तो सर भी फिर दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब सक्सेना सर का अंत में उन्होंने सुना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अपने अरे सर जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मैं जब टिप्पणी कर रहा था उसी बीच में सर ने ज्वाइन किया है, तो उस क्रम में बहुत कुछ हो अपने लंबे अनुभव से, वो तो एक सेंटेंस में बहुत कुछ पकड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें जो है स्ट्रेस के ऊपर, पुलिस स्ट्रेस के ऊपर सबसे पहला काम आरसी त्रिपाठी जी ने किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले। मैं चाहूंगा सक्सेना साहब सर से कि आप अपना ऑब्जर्वेशन कुछ देने का कष्ट करें। हालांकि सर लगता है अभी पार्टी कंटेक्स्ट में है। कोई बात तो और कोई सजेशंस किसी के द्वारा कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहता हो? थैंक यू अंबद साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से बड़ा सिचुएशन को एलाबोरेट किया और पुलिस स्टेट के बारे में काफी जानकारी प्रदान की। पर्पज यही था कि डिफरेंट एरियाज के लोगों के मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग चर्चा करें, बात करें। तो आपने पुलिस स्टेट पर आपने विधिवत और विस्तारित ढंग से चर्चा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम समझते हैं कि समय धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ है। कल फिर हम लोग 7 बजे उपस्थित होंगे और हम यही चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की गई है उस पर सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें और उसे प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि हम लोग
इस सारी चीजों की रिपोर्ट को बना करके एक बार फिर हम रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजें। हालांकि आपने बताया ही है कि रिकमेंडेशंस के भेजने का कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम अपना काम करेंगे और उसको हम लोगों को, सरकार को हर जगह भेजेंगे, तो उसको भी आप लोग अपने लेवल से भेजने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप सबको, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पर्सन्स हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम लोग पुनः 7 बजे इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। चंद दिनों की ये बात और है, हम नहीं कहेंगे कि चंद दिनों और आप कष्ट उठाएं और इस कार्यक्रम को अंतिम स्टेज तक पहुंचाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you.